नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार का ये वक्त। शुरुआत करते हैं आज की 6 बड़ी खबरों के साथ। राज्यसभा के बाद अब विधान परिषद में भी कांग्रेस शून्य हो गई है। दूसरी खबर, विधानसभा चुनाव के बाद बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। तीसरी बड़ी खबर, कल पीएम मोदी वाराणसी में होंगे और अपने संसदीय क्षेत्र को विकास कार्यों की बड़ी सौगात देंगे। और इन सब के बीच यूपी में बुलडोजर और कुर्क का एक्शन अपराधियों और कानून तोड़ने वालों पर लगातार जारी है। आज भी कई जगहों पर कार्रवाई हुई और इसके अलावा कानपुर हिंसा में आज बड़ा खुलासा हुआ, तो वहीं दावत इस्लामी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है और यूपी में शिकंजा बेस संगठन पर कसना शुरू कर दिया गया है। एक एक कर सभी खबरों पर विस्तार से नजर। और सबसे पहले बात अब्दुल्ला आजम की कर लेते हैं। ईडी की पूछताछ आज खत्म हो गई है। कल फिर पूछताछ होगी, कल फिर सवाल जवाब करेगी ईडी की टीम। आज लगभग 6 घंटे तक सवाल जवाब अब्दुल्ला आजम से हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का यह केस है जिस मामले में पूछताछ हो रही है। जौहर यूनिवर्सिटी केस में आरोप और हर मुकदमे का सामना करेंगे अब्दुल्ला आजम। तो आज लगभग 6 घंटे की पूछताछ हुई है। पूछताछ आज की खत्म हो गई। कल फिर अब्दुल्ला आजम से ईडी की टीम सवाल जवाब करेगी। सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जो अब्दुल्ला आजम के सामने रखा गया। आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है। जौहर यूनिवर्सिटी केस कई आरोपों में घिरे हुए हैं अब्दुल्ला आजम, लेकिन जो पूछताछ ईडी की टीम कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिस मामले में सवाल जवाब हो रहे हैं। कल आऊंगा। कल दोबारा आएंगे जी, कल आपकी माँ भी कल आ सकती है दोबारा? अब ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो फिलहाल मुझे ये पता है कि कल आऊंगा। पर तो भैंस चोरी बकरी चोरी का भी आरोप लगा। नहीं, उस ट्रस्ट में तमाम ऐसे डिसीजंस लिए गए, तमाम ऐसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये फैसला आप और मैं नहीं करेंगे ना। ये फैसले करने के लिए भी अदालतें मौजूद है। तो उनके सवाल उन्होंने समझे हैं, वो पूछें। आगे उनको जरूरत पड़ेगी वो पूछेंगे, मैं उसके जवाब। हालांकि आजम फैमिली की ओर से कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर, दावत इस्लामी के स्कूल को नोटिस जारी हुआ है। स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है। एबीएसए 2 दिन में स्कूल बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। दावत इस्लामी का ये स्कूल, जिससे लेकर अब जो खुलासा हुआ है कि मान्यता नहीं मिली थी इस स्कूल को, बिना मान्यता के ही पीलीभीत में ये स्कूल चल रहा था। दावत इस्लामी का ये स्कूल है जिसे नोटिस जारी किया गया है। स्कूल को मान्यता नहीं मिली है। एबीएसए की ओर से जानकारी दी जा रही है कि स्कूल को मान्यता नहीं है। बिना मान्यता के ही दावत इस्लामी का ये स्कूल यहां पर चल रहा था, लेकिन इसे बंद करने का नोटिस दिया गया है और वक्त दिया गया है 2 दिन का। 2 दिन के अंदर स्कूल को बंद करना होगा। नक्ता दाना इलाके में ये स्कूल है। और आज की जो बड़ी खबर एक और कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद आज कुल 10 सदस्य रिटायर हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह की हो रही है। उनकी रिटायरमेंट को लेकर हो रही है। आज कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया। इसके साथ ही अब विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं। यूपी कोटे से राज्यसभा पहले से ही कांग्रेस मुक्त हो चुकी है और इस तरह से यूपी से न तो संसद के उच्च सदन में और न ही विधान परिषद में कांग्रेस का कोई भी सदस्य होगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 135 साल के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस सदन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं बाकी रहेगा। सन 1887 में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद से लगातार बैठकें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होती रही हैं। लेकिन आज रिटायर होने वाले 10 लोगों में से एक सदस्य कांग्रेस का भी शामिल है, जबकि 6 सदस्य समाजवादी पार्टी के और 3 सदस्य बहुजन समाज पार्टी के हैं। लेकिन सबकी नजरें कांग्रेस पर इसलिए हैं क्योंकि 135 साल के बाद ऐसा पहली बार होने वाला है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं रहेगा। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका जिक्र पहले ही कर चुके हैं और अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आज विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई और जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है।
आज आपने देखा होगा कि विधान परिषद 87 वर्ष में पहली बार कांग्रेस मुक्त विधान परिषद हो गई। उत्तर प्रदेश में 2 सदस्य कांग्रेस के हैं और वो एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। मतलब जनता ने जिन्हें नकार दिया है वो जनता की सेवा के लायक नहीं। उन्होंने 60 साल तक और कई लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया। श्री अखिलेश यादव जी सवाल उठाते हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश के दावे में दम नहीं है। अखिलेश लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं और वो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा आजमगढ़ से सांसद बने दिनेश लाल निरहुआ ने भी अखिलेश पर तंज कसा। अखिलेश यादव जी सवाल उठाते हैं। उनके शासनकाल के समय से लेकर के 2022 तक चुनाव की हार का चौका लगा चुके हैं। वो 4 बार चुनाव हार चुके हैं और वो दावे करने लगते हैं, बातें ऐसी करने लगते हैं। मैं उनको सदन में भी ये बात कहा था कि आप अब मुख्यमंत्री नहीं हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हो, इसके सिवा आप कुछ नहीं हो। बाकी अखिलेश यादव जी जीतने के बाद जहां के सांसद हैं, कोविड जैसी महामारी में वो कभी मुंह दिखाने नहीं गए आजमगढ़, तो वो फिर अभी जाके बोलते क्या, कहते क्या? तो उनके पास कुछ था नहीं कहने के लिए, बात करने के लिए, इसलिए नहीं गए थे। अब ये उनकी बहानेबाजी है और हार तो 19 में ही जाते अगर उनका गठबंधन नहीं होता। गठबंधन ने उनको बचाया था, तो अब जो उनको बहाना बनाना है बना लें वो। इधर सरकार के 100 दिन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा आज ग्राम विकास विभाग का लेखा जोखा पेश किया, तो वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाई और ये कहा कि 11 काम सौंपे गए थे, वो सभी काम उन्होंने पूरे कर लिए हैं। मनरेगा के माध्यम से ही हाईटेक नर्सरी 150 की संख्या में ये स्थापित करने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसमें अभी हम लोग 21 की संख्या में हाईटेक नर्सरी की स्थापना की प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी विभागों के काम निर्धारित किए गए थे। परिवहन विभाग को भी 11 काम हम लोगों ने 100 दिन के परिधि में रखा था। उन्होंने कहा था कि जो काम जल्द होने वाले हैं वो 100 दिन में रखिए, बाकी 6 महीना में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में और 5 वर्ष में काम को हम लोगों ने विभाजित किया है। 100 दिन में हमारे 11 काम थे और मुझे प्रसन्नता है कि मैं 11 का 11 काम मैंने पूरा किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग होने वाली है। बड़ी बैठक वो करने वाले हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यह मीटिंग होगी। सीएम योगी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सभी जिलों की समीक्षा करेंगे वो, और इस मीटिंग में कानून व्यवस्था, त्योहारों पर समीक्षा होगी। आने वाले दिनों में कई बड़े त्योहार हैं, बकरीद, कांवड़ यात्रा, सावन मेले की शुरुआत होनी है और इसे लेकर जो तैयारियां हो रही हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री सभी जिलों के अधिकारियों से लेंगे। मंडलायुक्त, डीएम, एडीजी, दूसरे अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो थोड़ी देर में इस मीटिंग की शुरुआत होने वाली है। अनामिका हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनामिका, कितनी देर में मीटिंग की शुरुआत होने वाली है? देखिए, बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से अगले जो कुछ दिन होने वाले हैं वो त्योहारों की ही होने वाले हैं। सावन में कांवड़ यात्रा से लेकर बकरा ईद से लेकर के और बहुत सारे त्योहार हैं। सावन में वैसे भी जितने भी मठ और शिवालय हैं वहां पर भक्तों की भारी भीड़ पड़ जाती है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में न सिर्फ पुलिस के आला अधिकारी बल्कि जिलाधिकारी से लेकर के फील्ड में काम करने वाले ऑफिसर्स भी जुड़ रहे हैं, खासतौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो ये बताएंगे कि उनकी ओर से क्या एहतियात बरता जा रहा है आने वाले दिनों को लेकर के, वो क्या करने वाले हैं, क्या उनकी रणनीति है। खासतौर पर वो संवेदनशील जिले जहां पर कांवड़ यात्री जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस होंगी। इसी बीच में बकरा ईद का त्योहार भी है, तो उसको देखते हुए भी शांतिपूर्वक व्यवस्था बनी रहे, उसको लेकर के मुख्यमंत्री आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। और बेशक अधिकारियों से समीक्षा रिपोर्ट लेने के साथ साथ मुख्यमंत्री की ओर से भी कुछ निर्देश दिए जाएंगे, जो खास तौर पर आने वाले दिनों के लिए बनाए रखिए। इस मीटिंग पर क्या निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए जाते हैं अधिकारियों को, इस पर भी आप अपनी निगाह बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। करीब 4 महीने बाद उनका ये दौरा हो रहा है। करीब 4.25 घंटे तक पीएम मोदी वाराणसी में रहेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है।
पूर्वी भारत के गेटवे के रूप में विकसित हो रही काशी को पीएम कल 1800 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। इसमें से 1220 करोड़ रुपए की 13 योजनाओं का शिलान्यास होगा, जबकि 591 करोड़ रुपए की 32 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। पीएम के हाथों मिलने वाली सौगात से बदलते बनारस की सूरत में चार चांद लगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा राजनीति के लिहाज से भी बेहद खास है। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पहली बार काशी आ रहे हैं प्रधानमंत्री और काशीवासियों को रिटर्न गिफ्ट भी देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी का स्वागत करेंगे और इस दौरान वो काशी के बुनकरों की हाथों से तैयार उनके हाथों से तैयार अंगवस्त्र, सरस्वती की मूर्ति पीएम मोदी को भेंट करेंगे। सीएम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और सिगरा स्टेडियम में पीएम का स्वागत करेंगे। महिला शिल्पकार तरुसम और रहनुमा ने इस अंगवस्त्र को तैयार किया है। अंगवस्त्र तैयार करने वाली महिलाओं का नाम है तरुसम और रहनुमा। इनके हाथ के बनाए अंगवस्त्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम योगी आदित्यनाथ भेंट करने वाले हैं कल, जब पीएम वाराणसी पहुंचेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उनका स्वागत किया जाएगा सीएम की ओर से। पीएम मोदी बनारस में उत्तर भारत की सबसे बड़ी रसोई घर अक्षय पात्र का भी कल इनॉग्रेशन करने वाले हैं। यहां 1 लाख बच्चों के लिए तैयार होगा मिड डे मील। वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित ये रसोई 3 एकड़ में फैली है और 13 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। पीएम मोदी कल दोपहर 2 बजे उद्घाटन करेंगे। ये लगभग 3 सालों से बन रहा था सर, क्योंकि कोविड के दौरान यहाँ पे काम बंद हो गया था और अब ये हम लोग का प्रस्तावित है कि जैसे ही मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, हम लोग जुलाई माह से भोजन की प्रतिपूर्ति शुरू करेंगे। कितने बच्चों को एक साथ आप लोग भोजन करा सकते हैं? वैसे इस किचन की कैपेसिटी 1 लाख बच्चों को भोजन कराने की है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 25,000 बच्चों से शुरू करेंगे। और वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि पीएम के दौरे के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कितनी परियोजनाओं का लोकार्पण होना है, कितनों का शिलान्यास होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो 7 जुलाई का है, वाराणसी में लगभग सारी चीज़ें उसकी तय हो चुकी हैं और सारे अरेंजमेंट्स हैं वो अपने अंतिम चरण की ओर हैं। 3 अलग अलग कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ किए जाएंगे। यहाँ जिस साइट पे हम लोग खड़े हैं, LT कॉलेज की ये साइट है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से 13 करोड़ रुपए लगा के एक मिड डे मील किचन बनाई गई है। उस मिड डे मील किचन का शुभारंभ यहाँ प्रधानमंत्री जी स्वयं मौके पे आके करेंगे। इस मिड डे मील किचन का जो अरेंजमेंट है और जो चलाने का कार्य है वो अक्षय पात्र के द्वारा किया जाएगा। इसी साइट पे ही जो बच्चे लाभार्थी हैं जिनके लिए मिड डे मील बन के जाएगा, उन 20 लाभार्थियों से, स्कूल के बच्चों से भी माननीय प्रधानमंत्री जी इंटरेक्शन करेंगे और सीधा सीधा हालचाल शिक्षा की व्यवस्था का वाराणसी जनपद का उनके माध्यम से जानेंगे। ये साइट का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक वाराणसी में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, उसका शुभारंभ रुद्राक्ष में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उनके द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय का वो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, वो बहुत बहुमूल्य है और नई शिक्षा नीति के बारे में पहली बार देश में की जा रही है। वाराणसी उसका होस्ट है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे। और तीसरा जो कार्यक्रम है वो स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। पीएम मोदी वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 100 से ज्यादा खिलाड़ियों के साथ संवाद भी करेंगे। हजारों काशीवासियों की मौजूदगी में करोड़ों रुपए की योजनाओं का तोहफा बनारस को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में पहुंचेंगे, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, सुरक्षा का रिहर्सल हो रहा है और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से बात करेंगे। करीब 100 खिलाड़ियों को निमंत्रण भेजा गया है। विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सूची बनाई गई है, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होना है। तो बनारस में लगभग अपने 4.5 घंटे के प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिगरा स्टेडियम में इसी में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे और इस दौरान बनारस के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से मिलेंगे, उनसे खेल के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि बनारस के विकास की बात भी होगी और खेल और खिलाड़ियों की बात भी होगी।
और यहीं पर अलग अलग खेलों के जो खिलाड़ी हैं उनको बुलाया गया है। खेल कार्यालय की ओर से फ़ोन करके उनके आगमन को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के मंच के आप देखिए ठीक जो सामने इनके बैठने की व्यवस्था की जा रही है और प्रधानमंत्री इन खिलाड़ियों से मिलेंगे। और कानपुर हिंसा मामले में जानकारी मिली है। कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी जानकारी मिली है कि पुलिस पूछताछ में बिल्डर वशी ने बताया है कि चंद्रेश्वर हाता खाली कराने के लिए यहां पर हिंसा की गई। बिल्डर वसी ने हयात जफर को 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। साथ ही बिल्डर ने हयात जफर को 10 लाख रुपए एडवांस देने की बात पुलिस के सामने स्वीकार भी ली है। खबर यह भी है कि विवादित जमीन खाली कराने के एवज में करोड़ों की काली कमाई की गई है। तो बड़ी खबर कि धर्म का स्वरूप दिया गया इस हिंसा को धर्म के नाम पर भड़काया गया, लोगों को उकसाया गया, लेकिन इसके पीछे असल मकसद था चंद्रेश्वर हाता को खाली करवाने का, क्योंकि ये वो जगह है जो बड़ी मुस्लिम आबादी के बीच में करीब 100 से 150 हिंदू परिवार रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, जिन्हें यहां से हटाने की प्लानिंग थी धर्म के नाम पर। तो बिल्डर ने हिंसा का राज खोल दिया है। पुलिस पूछताछ में ये वो बिल्डर है जो कि जफर का करीबी, जिसने जफर को पैसे दिए थे, एडवांस में भी पैसे दिए थे ताकि यहां पर मामले को भड़काया जा सके। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने संभल में हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले अखबार पर मांस बेचने वाले दुकानदार को एसपी सांसद ने बेचारा कहा है और उस पर हुई कार्रवाई को गलत बताया है। उनका कहना है कि रद्दी ही तो है और रद्दी पर रोटी बेचना कब गुनाह हो गया, लेकिन एक तरह से बचाव करते हुए दिख रहे हैं संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क। जबकि पुलिस पूछताछ में और जांच में ये बात सामने आ चुकी है कि यहां पर पूरी प्लानिंग के साथ ये शख्स देवी देवताओं वाली तस्वीरें वाली जो अखबार है वो खरीद कर लाता था, कटिंग्स खरीदता था और उस पर मांस बेचा करता था। एक ग्राहक की शिकायत के बाद ये बातें सामने आई हैं जांच में, लेकिन बर्क साहब उसे बेचारा कह रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। सारे दुकानदार हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, कोई भी दुकानदार हो, भाई ये दुकान चलाने के लिए रद्दी खरीद कर लाता हो, सामान उसमें बेचता है, तो ये देखता है किसका इसमें फोटो है किसका ना है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये संभल में मुकम्मल सुकून है। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हमारे हिंदू मुसलमानों में कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये बेबुनियाद बातें छेड़कर हालात को बिगाड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सांसद जी और उसके खिलाफ जो 307 और ये दफात लगा के उस शरीफ आदमी का तालिब नाम है उसके यहाँ तो हिंदू भी खाने जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, लेने के लिए सब जाते हैं, तो बेचारा उसमें 307 का कौन सा कसूर हो गया इसमें। कानपुर में जिला प्रशासन ने एसपी के पूर्व एमएलसी रामेश्वर यादव की कई एकड़ जमीन कुर्क की है। दरअसल रामेश्वर यादव और उनके भाई जोगेंद्र सिंह के खिलाफ एटा के 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं एटा के अंदर ही, और अब उनकी संपत्तियों को एक एक कर कुर्क किया जा रहा है। और इसी कड़ी में एटा के डीएम ने कानपुर के डीएम को पत्र लिखकर यहां के गंगा बैराज के कटरी में जमीन कुर्क करने के लिए कहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। 14A की कार्रवाई के तहत जो गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जो जनपद कानपुर नगर में है, तो उसमें ग्राम कटरा है, तो उसमें जो संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई के लिए एसडीएम सदर को निर्देशित किया गया था, और उस क्रम में उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए 0.65 हेक्टेयर की जमीन है और उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया। सर किसकी ये जमीन है अभी प्रतिष्ठा लिखी? इसमें 14A की कार्रवाई रामेश्वर यादव व जोगेंद्र सिंह के खिलाफ हुई थी, और उसी के दृष्टिगत हमारे पास भी इसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद कानपुर नगर में भी उनकी संपत्ति है, और उस संपत्ति को एसडीएम सदर ने उनकी टीम के माध्यम से आज कुर्की किया गया है और आगे भी उसकी कार्रवाई जारी। पार्टी के पूर्व एमएलसी रामेश्वर सिंह यादव की परेशानियां और बढ़ चुकी हैं, जहां एक और एटा में उसके और उनके भाई जोगेंद्र के खिलाफ
कई मुकदमे दर्ज हैं। तो इन सब के बीच एटा के जिलाधिकारी ने कानपुर के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर को पत्र लिखा, जिसमें इस जमीन का जिक्र किया गया। इस वक्त हम ख्यौरा कटरी पे हैं, जहां तक कैमरे की नजर जाए आप देख सकते हैं कितनी लंबी बाउंड्री ये है। 3 बीघा की ज़मीन बताई जा रही है। इस 3 बीघा की ज़मीन में अगर लिखा पढ़ी की बात की जाए तो पूर्व एमएलसी की पत्नी और उसके भाई की पत्नी जोगिंदर सिंह की पत्नी के नाम यह है, जिसके बाद यहाँ राजस्व विभाग की टीम और जिला प्रशासन की टीम आई, जिसने इस संपत्ति को कुर्क करके इसकी पूरी मेजरमेंट किया गया है। और अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं अब परेशानियां और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इसे कुर्क किया गया और साफ तौर पर हिदायत दी गई इस पर किसी प्रकार कोई काम ना हो, कोई निर्माण ना हो, कोई प्लॉटिंग ना हो। और अगर हम कैमरे की नज़र दिखाने की कोशिश करेंगे, आप देख सकते हैं जहाँ इस वक्त खड़े हैं, कटरी से उतर के सीसी पूरी रोड उतर के स्पेशली इस फार्म हाउस के लिए आई है, जहाँ तक ये कैमरे की नज़र जा रही है, ये स्पेशली रोड तक बनाई गई है। अब इन सब के बीच देखना ये होगा कि जिले के प्रशासनिक अधिकारी अगली कार्रवाई क्या करते हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कटरी कानपुर। तो प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी बीच बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग शुरू हो चुकी है। कानून व्यवस्था के मसले पर मुख्यमंत्री इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक और साथ ही साथ आने वाले त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन की क्या तैयारी है, इसकी भी समीक्षा होगी। बकरीद, कांवड़ यात्रा, सावन मेले की समीक्षा, तैयारियों की समीक्षा, मंडलायुक्त, डीएम, एडीजी और दूसरे अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। यूपी के सभी बड़े अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हो रही है। प्रशासन की कार्रवाई की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मेरठ में जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, एमडीए की टीम ने ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाते हुए अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। बागपत रोड इलाके में यह कार्रवाई हुई है। बागपत रोड पर तो वहीं सहारनपुर में कब्जाधारियों से 50 लाख की जमीन खाली कराई गई। करीब 400 गज जमीन पर 4 दीवारी बनाकर अवैध कब्जा किया गया था और इस कब्जे को अब हटा दिया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं मेरठ और सहारनपुर की, जहां पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने यहां पर भी कार्रवाई की है। एक तरफ अवैध दुकानों और ढाबों को ढहाया गया, तो दूसरी तस्वीर में भी आप कार्रवाई ही देख रहे हैं। इधर नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर ब्लास्ट का डिजाइन तैयार हो चुका है। एडिफिस इंजीनियरिंग ने अथॉरिटी को प्रोग्रेसिव रिपोर्ट सौंप दी है और पुलिस कमिश्नरेट से विस्फोटक लगाने की एनओसी मांगी गई है। दोनों टावर को जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढक दिया गया है और पिलर्स में 9000 होल्स किए गए हैं। 21 अगस्त को दोनों टावर गिराए जाएंगे। इसमें करीब 3500 किलोग्राम विस्फोटक लगने का अनुमान है। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।